हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर थर्ड के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पिछले क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, ठीक है? देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घबरा रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें। 1 महीने का समय बचा है, बार-बार मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर कैसे हो? तो सबके लिए एक सजेशंस है कि जो आपका सिलेबस है, अगर कवर हो गया है तो आप उसको रिवीजन कीजिए, एक टाइम निकाल लीजिए कि रिवीजन में क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है कि आपको पूरा समय उसी में चला जाए, है ना? ऐसे क्वेश्चंस लगाने हैं जिससे आपका वो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है? और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में बेनिफिट करेगी, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिए, चाहे अपने बुक से कीजिए, चाहे मॉडल पेपर से कीजिए, चाहे जहाँ से कीजिए लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहने का मतलब है कि आप 75 क्वेश्चन सामने रख लीजिए, ठीक है? मॉडल पेपर सामने रख लीजिए, टाइमर लगा लीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर उसमें से जो गलत हो रहा है उनका सॉल्यूशन देख करके फिर दोबारा उसी 75 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर देखिए कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऐसे करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रेडी होंगे। इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सब अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। पूरे हमने अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आपको बेनिफिट हो, है ना? और बहुत सारे बच्चों को हमने कॉल पर भी ये चीज़ बताई, आपको भी बता दे रहे हैं कि आईआरटी में सबसे बड़ी चीज़ बता रहे हैं कि आईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? किसी भी साल जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी बुक से होते हैं। कोई भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है? किसी न किसी बुक से क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन भी वैसे ही होगा और ऑप्शन भी वैसे ही होगा जैसे कि उस बुक में दिया रहेगा। अलग-अलग बुक जैसे कि झारखंड, राजस्थान, कभी राकेश यादव की बुक से, कभी जो राकेश यादव सर जो हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड हैं। तो जितने भी जो बुक्स हैं, ठीक है, अलग-अलग मार्केट्स में अवेलेबल हैं, कोई एनसीईआरटी की बुक है, कोई 10th की बुक है, 11th की बुक है, कोई विद्या प्रकाशम है। तो जितने भी बुक्स हैं उसमें जो हमारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं उन्हीं सब से क्वेश्चंस बनते हैं। ये पैटर्न फॉलो होता है आईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा 500 क्वेश्चन देखते हैं, हम इतना फोकस्ड इस पे करते हैं इसलिए कि इन सभी क्वेश्चंस को उसी तरीके से बनाया गया है, बुक से ही बनाया गया है ताकि ऐसे ही क्वेश्चन यही क्वेश्चंस आ सके आपके एग्जाम में, तो आपके सिलेबस को और जो पैटर्न है और जो बुक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें जिन बुक के मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको फॉलो किया गया और उनसे फिर जो है ये आपकी मॉडल पेपर सीरीज तैयार की गई है। तो बहुत बेनिफिट आपको ये करेगी अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो, ठीक है? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर रहे हैं, आपको एग्जाम में डिट्टो एज़ इट इज़ ऑप्शन और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि पिछली बार कई क्वेश्चंस ऐसे हुए हैं जिसमें क्वेश्चन और ऑप्शन सेम वैसे ही मैच किया, ठीक है? तो पिछले बार हम लोगों ने कम और जो है इस तरीके के क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है? लेकिन इस बार हम लोग 500 क्वेश्चन ऐसे लगा रहे हैं, तो 500 क्वेश्चन में से तो बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आएगा तो उस तरीके का तो क्वेश्चन आएगा, उससे सिलेबस से हट करके तो नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, तो 1 महीने में आप इसको पूरा 500 क्वेश्चन लगा डालिए। अब कैसे लगाना है वो आप जानिए, ठीक है? अब हम सॉल्यूशन तो उसका सारा करा दे रहे हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन दिया कि सरल लोलक के दोलन का प्रयोग मतलब एक प्रैक्टिकल किया गया है जिसमें पहले दोलन में इतना सेकंड, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, ये वैल्यू दी गई है। इसका क्या निकालना है? औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, ठीक है? तो निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो सबसे पहले हम इसका मीन तो निकाल लें, ठीक है? मीन वैल्यू तो निकाल लें, ये जो दिया है, मीन वैल्यू को जब हम इन वैल्यूज में घटाते हैं तो हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर निकलती है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर ये इन सब का मीन अगर हम निकालें, क्या निकालेंगे? इन सब का अगर हम मीन निकालें तो क्या-क्या है 2.63 है ना? और प्लस में 2.56 प्लस में 2.42 प्लस में 2.71 प्लस में 2.80 ठीक है? और टोटल डिवाइड किससे करेंगे? मीन निकालने के लिए सभी नंबरों का योग और अपॉन में जितने नंबर्स होते हैं वे। तो 5 नंबर है टोटल, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? इन सबको आप ऐड कीजिएगा, ये पूरा एडिशन आपको 13.12 आएगा, ठीक है? आप एडिशन करके देख सकते हैं। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा भाई?
5 से डिवाइड चलिए करना ही पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, ठीक, हासिल बचेगा 3, दशमलव आएगा, तो यहाँ भी एक दशमलव लग जाएगा और दशमलव कहने का मतलब 1 उतरेगा, है ना? तो उसके बाद कितना आएगा? 6 आएगा, तो 6 पन 30, 1 और यहाँ पर 6 दूनी 12, फिर से मतलब कि 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पर 2, तो ये पॉइंट तो लगा ही है, तो 0 आ जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.624, कितना आ गया? 2.624। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.624, इतना इसका मीन आ गया, है ना? अब मीन को जब हम लोग इन वैल्यूज में घटाते हैं तो हमको एब्सोल्यूट एरर मिलती है। क्या मिलती है? एब्सोल्यूट एरर। तो चलिए एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, है ना? एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं एक एक करके। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमारे पास में पहली संख्या है 3। अब इसमें हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे, है ना? ये हमने टोटल थ्योरी आपको समझाई थी, जो एरर का एब्सोल्यूट एरर होती है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट एरर क्या है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन क्या है ना? तो अब हम इसको घटाएंगे, सब में घटाएंगे तो एक एक वैल्यू निकलेगी, जो इसका एब्सोल्यूट एरर यानी कि इस रीडिंग में कितनी एरर आई है ना, उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो इसको अगर हम घटाएंगे, ध्यान से देखिए, चलिए इसका इस्तेमाल मतलब इसको घटाने के लिए, फास्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 2.624 है ना, थोड़ा फास्ट काम हो जाएगा हम लोग का, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये कितना आ गया भाई? ऐसे वैल्यू देगा? छोड़िए, कोई बात नहीं, हम लोग अपने से ही घटाते हैं, इसमें सही से नहीं आ पा रहा है। देखिए ये क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये 30 यानी कि 30 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 24 है। तो अगर आप इसको घटाएंगे तो 0.006 आएगा, है ना? 0.006 आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद अब दूसरी वैल्यू क्या है? 0.56, इसमें आप घटाइए, इसमें आप घटाएंगे 2.624, है ना? इतना घटाएंगे तो कितना आएगा? अब देखिए इसको घटाना पड़ेगा आपको इसमें, तो इसमें घटाइए 2.560, तो यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 4 और यहाँ से आएगा 6, ठीक है, और 0 और ये, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगला वैल्यू क्या है? 2.42 माइनस 2.624, ठीक। क्योंकि देखिए करना पड़ेगा आपको, ऐसे एग्जाम में भी घटा घटा के जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में कम समय लगता है तो कुछ में ज्यादा लगता है ना? तो अब इसको घटाइए, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 420, तो यहाँ पर भी आएगा 40 और 2.0, है ना, क्योंकि उधर 2 से 2 कट जाएगा, ठीक, इतना आ गया। उसके बाद 2 और बच रहा है, बस जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। माइनस 2.624, इसको अगर आप घटाएंगे तो इसमें देखिए उल्टा वापस घटाना पड़ेगा इसी को, 6 2 4 को, तो यहाँ पर आएगा आपका 6 और यहाँ पर आपका आएगा 8, है ना, और पॉइंट इतना, ठीक है, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, 86 आएगा, है ना? चलिए उसके बाद क्या है? उसके बाद लास्ट है 2.80 माइनस 2.624, तो 800 में 624 अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर कितना? 9, और यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, तो ये आएगा आपका 0.176, है ना? ठीक है, तो इतना वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब ये हमारी सारी क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, लेकिन पूछा क्या है? औसत निरपेक्ष मान, यानी कि निरपेक्ष त्रुटियां हैं, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा इस रीडिंग में थोड़ी एरर, इस रीडिंग में सब मिरर हुई, लेकिन आपसे उसका एवरेज पूछा है कि एवरेज कितनी हमारी एब्सोल्यूट एरर कितनी हुई। तो ये इन सब का अब हम फिर से मीन निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। बस हमसे अगर एब्सोल्यूट पूछता तो हम इतना बताते, लेकिन हमसे औसत पूछा है तो इन सबको जोड़ करके 5 से भाग कर देंगे। तो चलिए इन सबको जोड़ते हैं, थोड़ा फास्टली हम लोग काम करते हैं, है ना? 0.006 सॉरी प्लस, आप लोग खुद से कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना? मैं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि जल्दी से काम करना है। वैसे जोड़ने का तो हाथ से भी इसको आप जोड़ सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है, ठीक है? 0.204 प्लस 0.006
86 प्लस 0.176, ठीक है। तो ये कहीं मिस्टेक हो गया आई थिंक, है ना। चलिए कोई बात नहीं यार, अब इसको हाथ से ही जोड़ना पड़ेगा। चलिए यहीं से जोड़ देता हूँ ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कैलकुलेटर आज साथ नहीं दे रहा मेरा, हम सोच रहे जल्दी हो जाए। चलिए 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया और 6 26 हो गया, तो 6 आ गया, हासिल लगा 2, ठीक है। अब देखिए ये 6 2 8 हो गया और ये 8 8 16 हो गया और 8 3 24 में कम कर दीजिए तो 23 का 3 हो गया, है ना। हासिल लगा 2 फिर से, तो ये 2 हो गया, ये एक 3 हो गया और एक 2 जो था हासिल 4 हो गया, ठीक है। पॉइंट और यहाँ पर 0 आ गया, है ना। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो कितना आ रहा है भाई, 0.436 और डिवाइडेड बाई 5 करेंगे इसको, है ना, तभी इसका क्या निकलेगा, टोटल वैल्यू निकल करके आएगी, है ना। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है क्या, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है। एक बार एडिशन सही से कीजिए फिर से, देखिए ये 10 हो गया, ये 10 20 हो गया, 6 26 का 6 हासिल लगेगा 2, 6 को हमने 2 दे दिया तो कितना हो गया, 6 2 8 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। 16 और 16 7, 16 7 कितना होता है, 23 होता है, 16 7 23 होता है, तो 23 का 2 हासिल लगा 2, तो 2 2 4 1 5, सॉरी सॉरी यहाँ पर 5 आएगा ना, 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड अगर हम करेंगे तो क्या आएगा भाई, 5 एकम मतलब पॉइंट लगने के बाद 5, यहाँ पर ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो फिर से इधर 0 आएगा एक, है, तो यहाँ से 3 उतरेगा, फिर इधर 0 आएगा एक, तो इधर से 6 आएगा, 6 बारी जाएगा, 6 छंग 36 आएगा, सॉरी 6 पंग 30 आएगा, 6 7 बारी जा सकता है ना, 7 बारी जा सकता है। तो ऐसा देखिए कि हमने पॉइंट लगाया, 5 बारी गया तो ये खुद से उतरेगा और एक 0 हम लगाने के बाद यहाँ पर 7 आएगा, तो आएगा 35, ठीक है। तो यहाँ पर एक बचेगा फिर से, तो पॉइंट लगा ही है तो 2 आ जाएगा, तो लगभग ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है। तो अगर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 0.11 ये हो जाएगा टोटल, है ना, 11, क्योंकि 7 है यहाँ पर, तो 5 से ज्यादा होता है तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये यही वैल्यू है जो कि बहुत बच्चों ने आंसर भी किया था, ठीक है। तो कैलकुलेशन इसी तरीके से आप करना, मिस्टेक नहीं करनी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं करनी आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हम लोग अच्छे से जल्दी जल्दी काम करेंगे अब, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, अगला क्वेश्चन अपना है, कहाँ गया, ये होमवर्क आपको हमने दिया था, है ना। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग, ठीक है, लाल रंग है, लाल रंग, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, लेमडा दिया है, लेमडा 1 के प्रकाश के लिए हवा के सापेक्ष एक माध्यम में क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को हम लोग सी से डिनोट करते हैं या फिर थीटा या फिर थीटा सी से, तो हम क्रांतिक कोण ही लिख देते हैं, क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण थीटा है, समझ पा रहे हैं। लाल रंग है जो जिसका लेमडा 1, लाल रंग लेमडा 1, ठीक है, उसकी तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं। तो हवा के सापेक्ष एक माध्यम में उसका क्रांतिक कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। तथा अन्य समान रहने पर, तथा सॉरी तथ्य, अन्य तथ्य समान रहने पर, यानी कि हवा और जो बाकी एलिमेंट है वो सब कुछ समान रहने पर पीले रंग, पीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य है लेमडा 2 के, लेमडा 2 के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण, यानी कि क्रांतिक कोण
क्या होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो थीटा ही होगा। अभी परेशान मत होइए, हम आपको बता देंगे कि थीटा से अधिक होगा या फिर थीटा से कम होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से, है ना, थोड़ा फास्ट हम लोग चलते हैं। ये तरंग दैर्ध्य है, ये क्रांतिक कोण है, ठीक है। क्रांतिक कोण किस पे डिपेंड करता है? तो ये क्रांतिक कोण जो होता है, जिसको हम लोग साइन सी से भी डिनोट करते हैं, वो होता है 1/म्यू। म्यू क्या होता है भाई? म्यू हमारा होता है अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जितना कम होगा ये उतना ज्यादा होगा, जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा। तो अब समझिएगा रिलेशन, ये है तरंग दैर्ध्य और ये किसकी है? लाल रंग की, रेड की है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, ध्यान से लिख लीजिए, तरंग दैर्ध्य अगर ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा। और अगर अपवर्तनांक कम है तो क्रांतिक कोण ज्यादा होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो लाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, और अपवर्तनांक कम होगा तो थीटा उसका हाई होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है येलो का कह रहा है कि उसका तरंग दैर्ध्य क्या है? ये है। तो तरंग दैर्ध्य उसकी तो कम होगी लाल के अपेक्षा में, तो लाल के अपेक्षा में उसकी कम है, तो उसका जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है। उसी मटेरियल में सेम मटेरियल इसीलिए कह दिया है ना, कि बाकी चीजें चेंज नहीं करनी है, मटेरियल और माध्यम सब सेम रहना चाहिए। तो अगर ये ज्यादा होगा, यानी कि आपका तरंग दैर्ध्य अगर ज्यादा होगा, ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कम होगी, ठीक है। तो ये जो पीले रंग का क्रांतिक कोण होगा वो इस थीटा से कम होगा कि नहीं होगा? ये तो ज्यादा है, तो उससे ये कम होगा कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? थीटा से कम होगा। थीटा से कम होगा। उसका रीजन यही है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य कम है। तरंग दैर्ध्य कम है तो सीधे आप मान लीजिए कि तरंग दैर्ध्य कम है तो क्रांतिक कोण कम होगा। बस ऐसे आप मान लीजिए, तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो क्रांतिक कोण ज्यादा। बस ऐसे याद कर लीजिए, आप हमेशा दिमाग में रख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे जैसे कोई भी पूछे कि लाल का बताइए और आप हरे का बताइए, लाल का ज्यादा है तरंग दैर्ध्य, मतलब ऐसे आपसे कोई पूछे, कोई माध्यम सेम हो, उसमें लाल का क्रांतिक कोण ज्यादा होगा कि हरे का ज्यादा होगा, तो आप कैसे बताएंगे? आप तुरंत तरंग दैर्ध्य देखेंगे, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका क्रांतिक कोण ज्यादा है, ठीक है। चलिए, तो लाल का उसमें ज्यादा हो जाएगा, हरे का कम हो जाएगा, ठीक। अब लाल के अलावा हरा और पीला भी पूछ सकता है, तो आपको उसमें तरंग दैर्ध्य याद रखनी होगी, ठीक है। किसकी ज्यादा होती है किसकी नहीं, आपको वो पूरा विबग्योर जो है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि एक वस्तु एक समतल में गतिशील है, समतल है, इसी में से भाग रही है, ठीक है। इसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक अक्ष है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सापेक्ष विस्थापन जो है एक्स बराबर 3t² और y बराबर 4t², ठीक है। तब वस्तु का वेग आपसे पूछा जा रहा है। वेग आपसे पूछा जा रहा है वस्तु का, ठीक है। वस्तु का वेग आपको बताना है। 25t² भी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक। तो अब आप वस्तु का वेग कैसे बताएंगे? देखिए ध्यान से समझिए, ये क्या दिया गया है? ये आपको दिया गया है कि एक्स एक्सिस में इतना भाग रहा है, वाई एक्सिस में इतना भाग रहा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है वेग। क्या पूछा है? वेग पूछा है।
सबसे पहले तो एक तो दिया नहीं है, एक्स एक्सिस का भी दिया है, वाई एक्सिस का भी दिया है। तो जब दो एक्सिस का दिया हो, देखिए ध्यान से, एक ऐसे दिया है, एक ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, ठीक। तो सबसे पहले तो यही बात है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमको निकालना पड़ेगा, कितना कितना उस पे है वेग, और उसके बाद फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तब जाकर के हमको टोटल वेग मालूम चलेगा, है ना। रिजल्टेंट यहाँ निकालने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि x है और y है, दो एलिमेंट अलग अलग है, एक होता एक इक्वेशन, तब हमको ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए, जो ये इक्वेशन है, ये डिस्टेंस की इक्वेशन है ना, x एक्सिस पे इतना, y एक्सिस पे इतना, और डिस्टेंस कहिए या फिर विस्थापन कहिए, है ना। और वेग निकालने के लिए, वेग निकालने के लिए विस्थापन का जब भी हम विस्थापन का समय के सापेक्ष में अवकलन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, वेग मिलता है। तो अगर हम vx निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, x का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में, है ना। तब हमारा vx यानी कि वेग निकलेगा x की डायरेक्शन में। तो चलिए कर दीजिए भाई, vx निकाल दीजिए, vx निकाल दीजिए। तो d और x की वैल्यू रखिए यहाँ पर, t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, क्या दिया है, 3t का स्क्वायर। देखिए अवकलन आसान होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा अवकलन यहाँ पर आपसे नहीं पूछेगा। तो इसका अवकलन हम कैसे करते हैं, सबको मालूम है, ये स्क्वायर बाहर पहले देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसका बाहर आ जाएगा 3, ठीक है, मतलब कहने मतलब ये बाहर आ जाएगा आपका, यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अब इसका अवकलन होगा जब सीधा, तो 3 आएगा, चलिए अच्छा 3 को यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब ये 2 आता है बाहर, ठीक है, और t की पावर n-1, तो n-1 यानी कि 1 ही, यानी कि t ही रहेगा। तो टोटल ये आपका हो जाएगा 6 दूनी, सॉरी 3 3 दूनी 6, 6t, 6t हो जाएगा टोटल, है ना, यही होगा ना, कोई गड़बड़ी नहीं हो गया, ठीक है, 6t हो गया, जो गड़बड़ी होगा देखा जाएगा, आप लोग है ना। उसी तरीके से अब हम लोग वी वाई निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम डी वाई अपॉन डी टी करेंगे, ठीक है। वाई की जो डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, 4t का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 4 इंटू 2 इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 8t, क्या आ जाएगा, 8t आ जाएगा टोटल ये वैल्यू, ठीक है। तो अब बस इनका कर दीजिए आप, क्वेश्चन कुछ और था क्या, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओ वही मैं कह रहा था, यहाँ पर क्यूब है, सॉरी सॉरी सॉरी, तभी मैं सोच रहा था कि यार ये सब 8 और कहाँ से आ रहा है ना, तो वैल्यू नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 3 होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना फर्क पड़ेगा, इतना फर्क पड़ेगा ना, कि ये जो था, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। इन सबको भी आप 3 कर लीजिए, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 9t का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 12t का स्क्वायर, है ना। तो हमको क्या मिल गया, हमको हमको vx मिल गया और vy मिल गया। तो अब हमको रिजल्टेंट निकालने में क्या है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि बस दोनों का स्क्वायर x का और y का। तो अगर इसका हम रख दें स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा, और 12t का स्क्वायर रख दें तो इतना हो जाएगा सर। चलिए फास्ट 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 करिए, 9×9 = 81 का t का पावर 4, यहाँ पर 144 t का पावर 4, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, 225 t की पावर 4 बाहर निकालेंगे तो 15t का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, 15t का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशंस दी है, ठीक है, डिस्टेंस की, डिस्टेंस को आपने अवकलन कर दिया,
ठीक है, समय के सापेक्ष में, तो आपका वेग निकल गया और वेग दोनों, ये वेग निकाल लिया, ये वेग निकाल लिया, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, आपका आंसर आ गया। चलिए इसी तरीके का अगला वाला भी क्वेश्चन है, उसको आप देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। चलिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई कण है, इसका विस्थापन होता है और उस विस्थापन का एक समीकरण है y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। समझिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये उसका पूरा विस्थापन है, आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक वेग बताओ और प्रारंभिक त्वरण बताओ, ठीक है। कुछ नहीं लिखेंगे, बस आपको इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, इक्वेशन दिया है विस्थापन का और पूछ रहा है कि प्रारंभिक वेग बताओ और प्रारंभिक त्वरण बताओ। वेग और त्वरण दो चीज निकालनी है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। वेग यानी कि वेलोसिटी बतानी है और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। यह विस्थापन दिया है। अभी हमने आपको क्या सिखाया कि विस्थापन का जो भी समीकरण होता है, विस्थापन को अगर हम t के सापेक्ष, है ना, अवकलन करते हैं तो क्या निकलता है, क्या निकलता है, वेग निकलता है। तो वेग निकालने के लिए, वेग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन y है तो y को हम करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन करेंगे t के सापेक्ष में, t के सापेक्ष में। तो अब अगर हम यहाँ पर जब हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वेग मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा वेग, तो यहाँ से ये a है, इसमें t नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू मान ली जाएगी, 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये बी टी है तो ये केवल b रहेगा अवकलन करने पे। यहाँ पे ये 2 आएगा तो c, या 2 हम कहें से 2ct हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस का माइनस हो जाएगा, इधर से 4dt का क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू आएगी हमारे पास में, इस जीरो को हटा दें अगर, तो v बराबर हमारे पास में क्या आएगा, ठीक है, वेलोसिटी बराबर ये हमारे पास में इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था, प्रारंभिक वेलोसिटी, क्या पूछा था, प्रारंभिक वेलोसिटी पूछा था। तो प्रारंभिक वेलोसिटी क्या होती है भाई, ये जब एकदम शुरू से कोई काम किया जाता है, और एकदम शुरू से करने का क्या मतलब है, एकदम शुरू से कहने का मतलब है कि समय एकदम शून्य होगा उस टाइम पे जब एकदम शुरू करते हैं। तो फिर जैसे थोड़ा काम करते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे समय बीतता है ना। कौन है, हेलो, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, ये समय एकदम जीरो के बराबर होगा, है ना, एकदम शुरू में। तो हमको प्रारंभिक वेलोसिटी ही निकालनी है, तो v बराबर, v निकालने के लिए हमको t, प्रारंभिक वेग निकालने के लिए t की वैल्यू जीरो रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये b रहेगा, यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये टोटल टर्म जीरो, और यहाँ पर भी रखेंगे तो टोटल टर्म जीरो, तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो t की वैल्यू केवल क्या, सॉरी, v की वैल्यू केवल क्या आएगी, b आएगी, है ना। तो प्रारंभिक वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, b आएगा, प्रारंभिक वेलोसिटी b आएगा, b मीटर पर सेकंड, जो भी आपको यूनिट कहनी है आप कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नहीं मिटाना था, सॉरी सॉरी, चलिए एक फिर से लिख देते हूँ। यहाँ पर क्या था, ये जीरो हो गया था, यहाँ पर आपका आया था b, और प्लस यहाँ पर आया होगा 2ct, ठीक है, सॉरी। तो ये आपका क्या आया था, v आया था, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया कि आपका v आ गया। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेग का अवकलन करना पड़ता है समय के सापेक्ष। जैसे कि वेग निकालने के लिए विस्थापन का करना पड़ता है समय के सापेक्ष। अब उसी तरीके से एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकालने के लिए वेग को खुद, जो वेग का इक्वेशन है उसका हम लोग अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन चलिए कर देते हैं, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, अब हम लोग त्वरण निकालने के लिए निकालेंगे dv अपॉन dt, ठीक है। तो यहां से अब हम जब v की वैल्यू रखेंगे तो v हमारे पास में टोटल इक्वेशन यही है, ठीक है, प्लस में 2ct माइनस में 4dt का
क्यूब, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ पर ये b ये तो 0 हो जाएगा खत्म, ठीक है। और उसके बाद प्लस ये देखिए क्या आएगा, ये t के रिस्पेक्ट में 2c आएगा, 2c आएगा। फिर माइनस ये चीज जो है 4d, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा और 3 इधर से आएगा, तो 4 तिहाई 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12t और d का स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो इस जीरो को हटा दे अगर, तो ये वैल्यू हमारे पास में बच रही है 2c माइनस 12t t का स्क्वायर, है ना, ये एक ही। अब हमसे पूछा क्या था, प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक त्वरण। तो त्वरण में भी जो हमारा समय है वो भी एकदम स्टार्टिंग से होगा, वो भी एकदम शुरू से होगा। तो इसके लिए क्या होगा, फिर से हम t की वैल्यू पे 0 रख देंगे, तो t की वैल्यू यहाँ है तो ये हो जाएगा 0 पूरा टर्म में, तो केवल हमारे पास में बचेगा 2c। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2c। तो अलग अलग ऑप्शन आपके इसमें दिया था, क्या क्या दिया था, b माइनस 4d माइनस b कॉमा 2d सॉरी 2c, और एक ऑप्शन ये भी दिया था कि b कॉमा 2c। तो b कॉमा 2c आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको विस्थापन का देगा, वेग पूछ सकता है, त्वरण पूछ सकता है। तो वेग पूछेगा तो एक बार करना, त्वरण पूछेगा तो फिर से दोबारा कर देना, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, अब थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन अपना है कि यहाँ पर 100 ग्राम का पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, यहाँ पर क्या है कि 100 ग्राम का एक पिंड है जो फेंका जा रहा है नीचे से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा और पहुंचने पर उसकी टोटल ऊर्जा क्या होगी। ओ माय गॉड, ऑप्शंस बताने का कोई मतलब नहीं है। देखिए नीचे से फेंका जा रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी दी जा रही है, और जितनी एनर्जी दी जाएगी आपको मालूम है कि उतनी ही एनर्जी तक वो ऊपर जा सकता है, ठीक है। यानी कि एनर्जी संरक्षित रहती है ना, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो जितना इसका काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर, इसको नहीं कहेंगे, इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी को हम u कह देते हैं और इसको v कह देते हैं, लास्ट वाली को। तो यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, जितना ये हाइट तक जा सकता है टोटल, है ना। तो ये हमारे पास में है mgh, है ना, टोटल मतलब कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी देंगे तो वही तो बाद में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं कि टोटल कितनी ऊंचाई तक जाएगा। देखिए ये हो गया। अब ये कैसे है मालूम चल गया ना, काइनेटिक एनर्जी ही स्थिति एनर्जी में बदलेगी। तो हमने दोनों को बराबर रख दिया। अब देखिए m से m कट जाएगा, है ना, और h हमको निकालना है, तो h इधर रहने दीजिए, g को इधर भेज दीजिए। तो u स्क्वायर अपॉन 2g, अगर आप गति के नियम से निकालेंगे ना, तो गति के नियम से भी यही फॉर्मूला आएगा, बस वहां पर आएगा ये, यहाँ पर h की जगह यस हो सकता है, या ठीक है या फिर h ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला यही आएगा दोनों से। बस अब आप h निकाल लीजिए, u की वैल्यू रखिए 20 गुणते 20 यानी कि 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर 10 की वैल्यू g की वैल्यू 10 रखिए, तो ये 20 ये कट जाएगा, तो टोटल आएगा 20 मीटर। h की वैल्यू आएगी 20 मीटर, तो 20 मीटर हाइट तक जाएगा, पहला आंसर तो हमारा निकल गया। दूसरा पूछ रहा है कि वहां तक पहुंचने पर उसकी ऊर्जा कितनी होगी, है ना। तो ऊर्जा कितनी होगी वहां पर पहुंचने के बाद, mgh होगी, सबको मालूम है। m कितना है 100 ग्राम, अगर इसको केजी में कन्वर्ट किया जाए तो 0.1 केजी आएगा, है ना। तो 0.1 और मल्टीप्लाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई जितना हाइट कवर किया, 20 मीटर तक ऊपर है, तो 20 मीटर ऊपर पे कोई चीज रखी, आपसे पूछ रहा है इसमें कितनी एनर्जी है, कितनी स्थितिज ऊर्जा है, तो आप mgh से ही निकालेंगे ना। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये फिर से 20 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 20 जूल। तो 20 जूल आ जाएगा और आपका ये क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो दोनों आंसर आपका क्या आ गया 20 मीटर और कॉमा 20 जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है, हम लोग इसको भी कर लेते हैं, है ना, ताकि कम से कम 4-5 क्वेश्चन हो जाए और नेक्स्ट क्लास में ये पूरा हमारा खत्म हो जाए, है ना।
समय तो थोड़ा मेरे पास कम है, लेकिन फिर भी आपको हम ये करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 10 अश्व शक्ति यानी कि एचपी की मोटर 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड कितना पर सेकंड यानी कि टी की वैल्यू 1 हर सेकंड में कितना पानी खींच सकता है। कितना पानी खींच सकता है? 200 केजी, 100 केजी, 300 केजी, 400 केजी आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए जब कोई चीज पानी खींचता है तो उसमें क्या आता है? mgh ही आता है, यानी कि कितना मास लग रहा है और ग्रेविटी और कितनी हाइट से पानी खींच रहा है। और ये टोटल किसके बराबर होता है? पावर के बराबर होता है। तो बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा बाबू, है ना। आपको पावर 10 एचपी दिया है, तो 10 एचपी को आप कन्वर्ट कर लीजिए वाट में। तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 776 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एक एचपी में 776 आपका वाट होता है। और एम ही तो आपको निकालना है। जी आपको दिया है 10 और एच कितना दिया है? 7.46 मीटर। इतनी हाइट से पानी खींचना है, ये दिया है ना हाइट। अब बस इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6 और ये 0 हो जाएगा। इस टोटल को इधर भेज दीजिए, तो अगर आप इसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 74.6 और यहाँ पर एम 6 या 6 0 आप कर सकते हैं, जो भी चाहे। ठीक है, तो अब बस आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100। तो m बराबर आ जा रहा है 100। तो टोटल क्या आएगा हमारे पास में? 100 केजी पानी, यानी कि हर सेकेंड। यहाँ पर t से हम डिवाइड भी करेंगे वैसे, तो t का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे। क्यों 1 रखेंगे? क्योंकि पर सेकेंड की बात हो रही है, तो हर सेकेंड में इतना पानी वो खींचेगा। ठीक है, हर सेकेंड में कितना पानी खींचेगा? 100 किलो का पानी, है ना। 100 किलो दनादन पानी खींचेगा एक सेकेंड में, है ना। तो चलिए फिर, है ना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फिजिक्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।